हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर। डेविड नैना के गाल को खींचते हुए बोला, तुम शावर लोगे, हेल्प करूं? नैना डेविड के हाथ को अपने गाल से हटाते हुए बोली, नहीं, तुम बस मुझे वॉशरूम तक छोड़ दो, मैं खुद फ्रेश हो जाऊंगी। जिस पर डेविड नैना को ब्लैंकेट सहित अपनी बाहों में उठा लेता है और वॉशरूम के दरवाजे तक छोड़ते हुए कहता है, तुम्हारे कपड़े कहाँ पर हैं? नैना वार्डरोब की तरफ इशारा करते हुए बोले, उसमें एक प्लाजो और सिंपल सा टी शर्ट लाकर मुझे दे दो। डेविड अपना सिर हिलाता है और उसके कपड़े लाकर उसे दे देता है। फिर उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। नैना अपना सिर हिलाती है और वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर देती। डेविड गहरी सांस लेकर प्रपोज करने के तरीके सोचने लगता है। इधर गोवा खन्ना बंगलों में प्रकृति की नींद खुलते ही एक बार फिर वो अपने आप को उसी हालत में पाती है जिस हालत में उसने पहले खुद को पाया था। प्रकृति खुद को देखते हुए थोड़ी हैरान होकर बोली, यार मैं हर रोज़ थोड़ी ना नींद में अपने कपड़े उतारूंगी। पक्का ये झूठ बोलता है मुझसे। इतना सोचते हुए प्रकृति उठकर बैठ जाती है और खिड़की से आ रहे हवा के कारण उसे ठंड लगती है, तो वो जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। प्रकृति ब्लैंकेट को खुद से लपेट कर इधर उधर देखते हुए बिस्तर से उतर जाती है। तभी बालकनी का दरवाज़ा शिफ्ट होता है तो ऋतिक ब्लैक पैंट पहने अंदर आता है। ऋतिक को देखकर प्रकृति जल्दी से 2 कदम पीछे होकर बोली, अब तुम मुझे फिर से एक्सक्यूज़ दोगे कि नींद में पिछली रात की तरह मैंने तुम्हारे कपड़े बदले हैं। ऋतिक ने उसकी बात को बीच में काट कर कहा। यह सुनकर प्रकृति अपनी आंखें बड़ी करके बोली, तुम भद्दे आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े बदलने की? उसे कपड़ा बदलने नहीं कहते, उसे उतारना कहते हैं। ऋतिक ने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिस पर प्रकृति पीछे होते हुए दीवार से चिपक कर खड़ी हो जाती है और ऋतिक अपने कम उसकी तरफ बढ़ाते हैं, उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा होकर कहता है, रात को तुम उन कपड़ों में अनकंफर्टेबल हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े उतार दिए। यह सुनकर प्रकृति अपने दांत पीसते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम इस तरीके से मैं तो बिना परमिशन के तुम्हें किस भी करता हूँ, उसे तो बहुत इंजॉय करती हूँ। ऋतिक ने प्रकृति को बात को बीच में काट कर फिर से कहा। यह सुनकर प्रकृति ऋतिक को देखते हुए, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हसीन पल मुझे वापस करो। ऋतिक एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, हसीन पल मतलब जो तुमने मेरे साथ बिताए हैं? प्रकृति ब्लैंकेट को कसकर पकड़ते हुए, मेरे कपड़े कहाँ पर हैं? गंदे हो गए थे ना, तो मैंने लॉन्ड्री में दे दी है, ऋतिक ने जवाब दिया। जिस पर प्रकृति उसे देखते अपनी नजरें झुकाकर बोली, तुमने कुछ देखा तो नहीं ना? ऋतिक अपना सिर नहीं में हिलाकर, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, बस तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है। प्रकृति ऋतिक को मारने के लिए अपना हाथ ऊपर करती है तो ऋतिक उसके ब्लैंकेट को खींचकर उसे ब्लैंकेट सहित अपने नज़दीक ला ब्लैंकेट को दोनों के ऊपर डालते हुए, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हम दोनों ने एक दूसरे को देखा है। प्रकृति का चेहरा धीरे धीरे गुलाबी होने लगता है, जिसे देखकर ऋतिक उसे हल्का सा चिढ़ाते हुए कहता है, वैसे तुम्हें एलर्जी हो गई है क्या? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? प्रकृति ऋतिक की बात पर नाराजगी से उसे देखते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना था। ऋतिक अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, क्या कहना था? प्रकृति अपनी आंखों में नमी लिए बोली, मैं अपने दिल के आगे हार गई, मुझे इस गुंडे से लगाव हो रहा है। ऋतिक प्रकृति की तरफ बिना किसी भाव को देखते हुए दरवाजे की तरफ एक नज़र देखकर उससे दूर हो जाता है तो प्रकृति उसकी तरफ देखने लगती है। ऋतिक प्रकृति को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करने के बाद धीमे से अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाकर दरवाज़ा खोलता है तो उसकी नज़र दूसरी तरफ जा रही सांची पर जाती है। ऋतिक सांची को देखकर अपनी आंखें छोटी कर दरवाज़ा बंद कर पलटकर प्रकृति की तरफ देखते हुए बोला, सांची से दूर रहना और तुम्हारे लिए टिकट बुक कर रहा हूँ, तुम मुंबई के लिए निकलो। प्रकृति ऋतिक की बात पर हैरान होते हुए बोले, क्या तुम मुझे इसलिए घर से निकाल रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें मेरे साथ दिवाली मनानी थी ना? दिवाली खत्म, तुम जा रही हो मुंबई। ऋतिक ने प्रकृति की बात को बीच में काट कर कहा। प्रकृति ऋतिक की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अपनी ड्रीम को कैच करो, मेरी तरफ मुड़ कर मत देखो, क्योंकि जहाँ तक मैं साथ नहीं दूंगा तुम्हारे ड्रीम्स तुम्हारा साथ देंगे, समझिए? ऋतिक ने सख्त आवाज़ में कहा। ऋतिक की बात सुनकर प्रकृति ब्लैंकेट छोड़कर ऋतिक के चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है तो ऋतिक कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। करीब 5 मिनट के किस के बाद प्रकृति ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी। ऋतिक प्रकृति को खुद से दूर करते हुए, हम दोनों लवर नहीं हैं, तुम्हें बस अट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए बकवास करना बंद करो।
प्रकृति आंखों में नमी लिए ऋतिक से बोली, तुम हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? ऋतिक पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये जो लड़की है ना, उससे प्यार करता हूँ मैं, तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए जाओ यहाँ से। यह सुनकर प्रकृति गुस्से में बोली, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये कहाँ है? मैंने तो कभी नहीं देखा इसे यहाँ पर। ऋतिक ब्लैंकेट को उठाकर प्रकृति को कवर करते हुए उसके हाथ को पकड़कर बोला, जाकर कपड़े बदलो और अपना सामान भी पैक करो। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। ये कहते हुए ऋतिक प्रकृति को कमरे से बाहर निकाल देता है। प्रकृति की आंखों से आंसू की लकीर खींच जाती है और वो ऋतिक को नम आंखों से देखते हुए कहती है, मुझे इस तरीके से मत निकालो, वरना मैं गंदा गंदा गाली दे दूंगी। ऋतिक दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वो प्रकृति के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। प्रकृति दरवाजे को मारते हुए गुस्से से बोली, तुम भाड़ में जाओ, मर जाओ तुम दुनिया के सबसे बड़े मनहूस आदमी हो, जो जब से मेरी ज़िंदगी में आया है, मेरी ज़िंदगी से खुशियाँ चली गई हैं। पनौती कहीं की, दरवाज़ा खोलो। ये कहते हुए प्रकृति दरवाजे पर लात और घूंसा मारने लगती है, लेकिन ऋतिक उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रॉबिन वहाँ पर आकर बोला, क्या हो गया? इतना गला क्यों फाड़ रही हो और इस हालत में क्यों खड़ी हो? प्रकृति सिर घुमाकर रॉबिन को घूरते हुए बोली, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता, तुम्हारा ये बहुत अक्ल का अंधा है क्या? मुझे भी कभी कभी डाउट होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं? रॉबिन ने अपना ओपिनियन रखते हुए कहा, जिस पर प्रकृति गहरी सांस लेकर बोली, उसके कमरे में जिस लड़की की तस्वीर है उसका क्या लोचा है? कहाँ है वो लड़की? रॉबिन कुछ पल सोचने के बाद बोला, अच्छा, ये राइट वाले वॉल में जो है उसके बात कर रही हो क्या? वो तो मर चुकी है। प्रकृति अपनी आंखें बड़ी करके बोली, क्या मर चुकी है? लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा कि वो उससे प्यार करते हैं? रॉबिन अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन शेरवन को सब कुछ पता है और बॉस ने मुझे मैसेज किया कि तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूँ, इसलिए जाओ, रेडी हो जाओ। जिस पर प्रकृति मरियल घोड़े की तरह उदास होकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। रॉबिन को उसे देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो ऋतिक के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए वो नीचे की तरफ चला जाता है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में सुधांशु, विप्लो, अदिति और रिया यूनिवर्सिटी आ चुके थे। तभी नित्या की कार आकर रुकती है। विप्लो बेसब्री से किसी के आने का इंतजार कर रहा था। उसकी बेसब्री को देखते हुए रिया उसके पास आकर बोली, क्या हो गया मेरे वापी को? इतनी बेसब्री से किसका इंतजार कर रहा है जिसके लिए सब्र नाम की चीज़ नहीं है? यह सुनकर विप्लो रिया की तरफ देखते हुए बोला, ऑफ कोर्स, तेरे खड़ूस प्रोफेसर का वेट तो नहीं कर रहा हूँ, अपनी सेटिंग कर रहा हूँ, मेरा मतलब गर्लफ्रेंड का कर रहा हूँ। जिस पर रिया अपनी आंखें बड़ी करके बोली, तुम उस दिन उस बॉबी को कैफ़े उठा लिया था ना? क्या सब कुछ तुम दोनों के बीच में नॉर्मल हो गया? क्या वो तेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान गई? ये सुनकर विप्लो फुल एटीट्यूड में बोला, विप्लो सारंग का चार्म ही ऐसा है, हर कोई गिर जाता है उसमें। रिया विप्लो की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन, बकवास कहीं का। विप्लो आगे की तरफ इशारा करते हुए बोला, तेरा प्रोफेसर आ गया। रिया सामने की तरफ देखती है, जहां पर अनमोल अपनी कार से बाहर आ रहा था। रिया अनमोल को इग्नोर करते हुए बोली, मुझे क्या करना, आने दो। ये सुनकर विप्लो आंखें बड़े करके बोला, क्या तू ब्रेकअप करने के बारे में सोच रही है? मैंने ऐसा कब कहा? रिया ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। अचानक उसके चिल्लाने से विप्लो चमक जाता है और अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता, अभी मुझे मिनी हार्ट अटैक आते आते बचा, तू चिल्ला क्यों रही है? कभी कभी तेरे गले में स्पीकर लग जाता है। उन दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ पर अनमोल उनके पास आते हुए बोला, व्हाट हैपेंड? रिया अनमोल को इग्नोर कर विप्लो की तरफ देखकर बोली, मैं क्लास जा रही हूँ। इतना कहकर रिया सब लोगों को इग्नोर करते हुए क्लासरूम की तरफ चली जाती है। अनमोल बिना किसी भाव के उसे जाता हुआ देखने के बाद विप्लो की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हारी बेस्टी मुझसे नाराज़ है? ये सुनकर विप्लो अपना सिर हिलाते हुए बोला, हो, ज़रूर वो नाराज़ है और उसे रहना भी चाहिए। आप दोनों को रिलेशन के बाद वो पहली बार आपके साथ दिवाली सेलिब्रेट करना चाहती थी, लेकिन आप भाग गए। मैं भागा नहीं था, मैं अपने फैमिली के साथ हर बार
सेलिब्रेट करता हूँ। अगर उसे मेरे साथ सेलिब्रेट करना था तो एक बार कहना चाहिए था, मैं उसे अपने साथ अपने घर ले जाता, अनमोल ने जवाब दिया। जिस पर विप्लव अनमोल को आंखें दिखाते हुए बोला, मेरी मोटी क्यों जाएगी आपके घर? आपको रहना चाहिए था यहाँ पर, मैं घर जमाई नहीं हूँ। अनमोल ने अपनी आंखें छोटी करके कहा। ये सुनकर विप्लव अपना दांत दिखाते हुए बोला, वैसे आप जमाई ही नहीं हो, खाली बॉयफ्रेंड हो, खाली बॉयफ्रेंड। जिस पर अनमोल विप्लव को इग्नोर करते हुए बोला, 10 मिनट बाद मैं क्लास लूँगा। अगर तुम 10 मिनट में क्लास के अंदर नहीं दिखे तो मैं तुम्हें मेरे पूरे क्लास को अटेंड करने की ज़रूरत नहीं। इतना कहकर अनमोल स्टाफ रूम की तरफ चला जाता। विप्लव से जाता हुआ देख कर मुँह बनाकर बोला, जैसे मैं मरा जा रहा हूँ क्लास अटेंड करने के लिए। ये कहते हुए विप्लव की नज़र बॉबी पर जाती है, जो कि कुणाल के साथ कॉलेज आ रही थी। विप्लव कुणाल को इग्नोर करके बॉबी के पास जा उसके हाथ को पकड़कर बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। विप्लव के हाथ को देखते हुए कुणाल बॉबी के दूसरे हाथ को पकड़कर बोला, बॉबी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। विप्लव कुणाल के हाथ से बॉबी के हाथ को छुड़ा कर बोला, गर्लफ्रेंड है मेरी, समझा, और तू होने वाला साला, इसलिए साला बनकर रहा, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा। इतना बॉबी विप्लव कुणाल के हाथ को झटक कर बॉबी को अपने साथ लेकर दूसरी तरफ चला जाता है। कुणाल बस अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर उन दोनों को जाता हुआ देखता रह जाता है। इधर सुधांशु अपने हाथ में मिठाई का डब्बा पकड़े इधर उधर किसी को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र दो लोगों पर जाती है जिनमें दोनों की उम्र बराबर थी, और उन्हें देखते हुए सुधांशु का चेहरा कठोर हो जाता है। युवराज जो कि ध्रुवी के साथ बातें करते हुए कॉरिडोर से दूसरी तरफ जा रहा था, अचानक ध्रुवी से ही टकरा जाता है, जिसे देखकर ध्रुवी युवराज के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर रखते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? युवराज नीचे देखकर बोला, पता नहीं ये केले का छिलका किसने नीचे फेंक दिया है, सॉरी। ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए बोले, कोई बात नहीं, लेकिन नीचे देखकर भी चलना सीखो। युवराज मुस्कुराते हुए एक पेन अपने पॉकेट से निकाल कर ध्रुवी की तरफ बढ़ाकर बोला, ये तुम्हारे लिए। ध्रुवी पेन को देखकर कंफ्यूजन में युवराज को देखते हुए बोली, और मुझे क्यों दे रहे हो? दिवाली तोहफा मैंने दिवाली में विश भी नहीं किया था ना, इसलिए, युवराज ने बहाना बनाते हुए कहा। पीछे से सुधांशु आकर पेन को युवराज के हाथ से ले उसे फेंकते हुए बोला, कहा था ना तुमसे दूर रहो प्रोफेसर से। युवराज सुधांशु की बात पर उसे घूरते हुए, मुझे प्रोफेसर पसंद है, अब क्या करोगे बताओ। सुधांशु गुस्से में एक मुक्का युवराज के गाल पर जड़ देता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में अचानक सुधांशु के युवराज को मुक्का मारने पर ध्रुवी भी हैरानी से सुधांशु की तरफ देखने लगती है। युवराज अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर सुधांशु को घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? सुधांशु युवराज की आंखों में आंखें डालकर गुस्से में बोला, ये सिर्फ प्रोफेसर नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है, समझा। युवराज थोड़ा हैरान हो ध्रुवी की तरफ देखते हुए, आप इस बच्चे के गर्लफ्रेंड हो? सुधांशु युवराज के जबड़े को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोला, मुझसे पूछो, उससे नहीं। युवराज सुधांशु के हाथ को झटकते हुए बोला, जरा तमीज से। ये सुनकर सुधांशु ध्रुवी के हाथ को पकड़कर बोला, चलो मेरे साथ। ध्रुवी सुधांशु के हाथ पर हाथ रखते हुए, सिद्ध शांत हो जाओ, मुझे अभी क्लास लेने जाना है, मुझे अभी बात करनी है। सुधांशु ने ध्रुवी को खींचते हुए ध्रुवी सुधांशु के साथ खींची हुई चली जाती है। युवराज उन दोनों को बचाता हुआ देखता रह जाता है। इधर सुधांशु ध्रुवी को टेरेस पर ले जाता है और उसे एक धक्के के साथ छोड़ देता है और गुस्से में अपना हाथ दीवार पर दे मारता है। ध्रुवी एक पल के लिए घबरा जाती है, फिर खुद को शांत करते हुए सुधांशु के कंधे पर हाथ रखती है तो सुधांशु चिल्लाकर कहते हैं, व्हाट? ध्रुवी घबराहट में 2 कदम पीछे हो जाते हैं, जिसे देखकर सुधांशु ध्रुवी से कहता है, तुमने देखा कि हम दोनों क्लोज नहीं है, फिर भी तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो? ध्रुवी सुधांशु के गुस्से भरी आवाज़ को बोली, सिद्ध, वो एक स्टूडेंट है, तुम्हारा स्टूडेंट मैं हूँ, हमारा बैच है, वो साइंस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, तुम उसे लॉ नहीं पढ़ाती। सुधांशु ने गुस्से में कहा। ध्रुवी गहरी सांस लेकर सुधांशु के चेहरे को अपने दोनों हाथों से भरते हुए, क्या हो गया है ये बताओ। सुधांशु अपना सिर नहीं में हिलाकर, कभी मीरा के साथ ये फील नहीं किया, वो हर किसी से बात करती थी बट फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन तुम्हें नहीं देख सकता। ध्रुवी सुधांशु के गाल को अपने अंगूठे से धीरे धीरे सहलाते हुए, क्लास का वक्त हो रहा है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है।
सुधांशु ने ध्रुवी की आंखों में देखते हुए, जिस पर ध्रुवी एक नज़र अपने वॉच को देखने के बाद बोली, आधे घंटे बाद मेरी क्लास है। स्टूडेंट बंक मार सकता है लेकिन एक टीचर नहीं, इसलिए मैं बस 20 मिनट तुम्हारे साथ बैठूंगी। सुधांशु ध्रुवी के बात पर टेरिस पर लगे कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और ध्रुवी उसके बगल में आकर बैठ जाती है। सुधांशु अपने हाथ में पकड़े मिठाई के डब्बे को ध्रुवी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मैं इसे तुम्हें देने वाला था। ध्रुवी मिठाई को खोल कर देखती है जिसके अंदर पैनकेक रखे हुए, जिसे देखकर ध्रुवी सुधांशु की तरफ देखकर मुंह बनाते, मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए पेठे लेकर आया है। सुधांशु ध्रुवी की बात सुनकर, अच्छा तुम्हें पेठे पसंद है, ठीक है मैं अगली बार वही लेकर आऊँगा। यह सुनकर ध्रुवी पैनकेक खाते हुए सुधांशु से बोली, वैसे ये पैनकेक किस खुशी में? जिस पर सुधांशु हल्का सा मुस्कुरा कर, मैं खुश हूँ क्योंकि दीपा को उसकी मम्मा मिल गई। कल वो बहुत खुश थी और उसने बहुत अच्छे से एंजॉय किया दिवाली। ये सुनकर ध्रुवी सुधांशु की तरफ देखते हुए, क्या उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली? नहीं, उसकी मामा कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, बस उसके पापा उसे वापस ले आए। सुधांशु ने झूठ बोलते हुए कहा। यह सुनकर ध्रुवी और ज़्यादा कुछ नहीं करती और पैनकेक खाने लगती। तो सुधांशु ध्रुवी की तरफ देखते हुए कहता है, 3 महीने बाद मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना ही होगा, इसलिए क्या तुम मेरे पापा का ख्याल रखोगे? ध्रुवी सुधांशु की बात पर मुस्कुराते हुए, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जब से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आई हो ना, तुम्हारी हर खुशी सुख दुख मेरा हो गया है सुधांशु। ध्रुवी की बात सुनकर उसके चेहरे को पकड़कर बोला, ध्रुवी कैन आई किस यू? जिस पर ध्रुवी सुधांशु की तरफ देखने लगती है तो सुधांशु हल्का सा झुककर उसके होठों पर किस करने लगता है। ध्रुवी थोड़ा थोड़ा सुधांशु का साथ देने लगती है और किस नॉर्मल से पैशनेट हो जाती है। वही टेरेस के दरवाजे के पास कोई था जो उन लोगों को लगातार घूरे जा रहा था। उसकी आंखों में एक नफरत थी जो कि किसके लिए थी ये शायद ध्रुवी और सुधांशु दोनों को नहीं पता था। वहीं सुधांशु हल्का से ध्रुवी के होठ पर काटता है, जिस पर ध्रुवी उसे खुद से दूर करते हुए, तुम बाइट क्यों कर रहे हो? सुधांशु ध्रुवी के बात पर हल्का से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे मुंह से पैनकेक का टेस्ट आ रहा था और मुझे पैनकेक बहुत पसंद है। ध्रुवी अपने होठ को चलाते हुए सुधांशु से बोली, मैं देख रही हूँ तुम बहुत बदमाश होते जा रहे हो। सुधांशु अपना सिर हिलाकर, और ये बदमाशी सिर्फ मैं कर सकता और कोई नहीं। ध्रुवी मुस्कुराकर सुधांशु के गाल पर किस करके बोली, तुम बहुत समझदार हो, वैसे हमें चलना चाहिए और ये पैनकेक मैं रख रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। सुधांशु ध्रुवी के होठ पर हल्का सा किस करके बोला, मैं इस तरीके से सारा स्वाद ले लूँगा। सुधांशु की बात पर ध्रुवी से खुद से दूर करते और दोनों टेरेस से नीचे आकर अपने अपने रास्ते निकल जाते। इधर लाइब्रेरी में विप्लव बॉबी के गोद में सिर रखकर जमीन पर लेटा, उधर बॉबी उसके सिर को सहलाते उसे कविता पढ़कर सुना रही थी। बॉबी उस बुक को नीचे रखकर विप्लव की तरफ देखते हुए, मुझे रोमांटिक और फैंटास्टिक वाली स्टोरी अच्छी लगती है और तुम कब से कार्टून वाली स्टोरी सुन रहे हो? यह सुनकर विप्लव बॉबी की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि इसमें बहुत सारी मासूमियत होती है और मैं मासूम हूँ ना। बॉबी विप्लव की बात पर उसके गाल को खींचते हुए, सिर्फ शक्ल से मासूम हो, बाकी हरकतें तो शैतानों की तरह है। विप्लव बॉबी के हाथ को पकड़कर बोला, भाव्या चलो ना हम दोनों शादी कर लेते। ये सुनकर बॉबी अपनी आंखें बड़ी करके बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं अभी सिर्फ 20 साल की हूँ और तुम 22 साल की। जिस पर विप्लव बॉबी को क्रॉप टॉप से दिख रहे उसके पेट को टॉप को खींचकर ढकते हुए बोला, तो क्या हो गया, बन्नी भी तो 20 साल की है ना, वो मेरे भाई से शादी कर चुकी और तुम्हें पता है उनके बीच कुछ हो चुका है। विप्लव को टॉप के खींचने पर बॉबी उसे देखते हुए, तुम मेरे पेट को ढक रहे हो? विप्लव अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ नहीं दिखना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। बॉबी गाल को खींचते हुए बोली, एक बात बताओ, तुम सच में इतने ही मासूम हो या फिर नाटक कर रहे हो मेरे सामने? विप्लव एक डेविल स्माइल के साथ बोला, मूड के ऊपर होता है, मैं अपने फैमिली के लिए उनका प्यारा राज दुलारा वापी हूँ, लेकिन जो लोग मुझे नहीं पसंद उनके लिए कुछ और ही हूँ। विप्लव की मुस्कान को देखते हुए बॉबी थोड़ा सा घबरा कर बोले, तुम मुझे नॉर्मल ही ज़्यादा अच्छे लगते हो। विप्लव उठकर बैठते हुए, तुम्हें पता है मैंने ना एक प्लान बनाया है। बॉबी थोड़ी कंफ्यूज होकर बोली, प्लान? कैसा प्लान? विप्लव अपने दांत दिखाते हुए, विंटर टाइम पर यूनिवर्सिटी की तरफ से हर बार कैंपिंग ट्रिप पर जाया जाता है और इस बार भी बहुत जल्दी से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तब हम सब पहाड़ी इलाके में जाएंगे। जिस पर बॉबी अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, मुझे क्लाइंबिंग नहीं पसंद, मुझे ज़मीन पर रहना अच्छा लगता है। विप्लव बॉबी के नाक को खींचते हुए, मेरी प्यारी भाव्या 4 दिन की ज़िंदगी एंजॉय नहीं करेंगे, खतरे से नहीं खेलेंगे तो मज़ा कहाँ से आएगा? बॉबी विप्लव के हाथ को अपने नाक से हटाते हुए, तुम जब इस तरीके से मेरा असली नाम लेते हो तो पता नहीं क्यों मुझे अंदर से खुशी महसूस होती है। विप्लव बॉबी की बात पर उसके गाल पर अपने गाल को रगड़ते हुए, क्योंकि मुझे तुम्हारा भाव्या नाम ज़्यादा अच्छा लगता है। बॉबी विप्लव के चेहरे को अपने गाल से हटाते हुए, तुम्हारे बियर्ड्स मुझे चुभ रहे हैं।
विप्लव मस्ती में बॉबी के चेहरे को पकड़कर ज़्यादा उसके गाल पर अपने गाल को घसने लगता है, जिस कारण बॉबी का पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। कुछ देर में विप्लव बॉबी से दूर होकर उसके गाल को अपनी उंगली से सहलाते हुए, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, लाल लाल गाल। बॉबी विप्लव को खुद से दूर करते हुए बोली, तुम बहुत बदमाश हो। बॉबी विप्लव की बात सुनकर, वैसे तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करने वाले हो? बॉबी अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, पता नहीं, घर वाले के ऊपर है। अगर वो लोग शादी के बारे में कहेंगे तो शादी करनी पड़ेगी, और आगे पढ़ाएंगे तो आगे पढ़ लूँगी। ये सुनकर बॉबी को घूरते हुए, अगर तुम्हारे घर वाले शादी के लिए कहेंगे तो तुम्हें मेरा नाम लेना है, मैं तुमसे शादी करूँगा, समझी ना? बॉबी अपना सिर हिलाते हुए, मैं समझ गई, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे बाबा से बात करनी होगी। विप्लव बॉबी की बात पर अपना सिर हिलाकर बोले, ठीक है, फिलहाल तो पढ़ाई पर फोकस करो। बॉबी टाइम की तरफ देखकर बोली, क्लास चला गया, मैं वॉशरूम जा रही हूँ और तुम जाओ अपने क्लास। ये सुनकर विप्लव बॉबी के थोड़ा सा क्लोज आकर बोला, चलो ना वॉशरूम में थोड़ा सा रोमांस करते हैं। जिस पर बॉबी विप्लव को खुद से दूर करते हुए, कोई ज़रूरत नहीं है, चिपकू कहीं के। इतना कहकर बॉबी खड़ी हो जाती है और अपना बैग उठाकर लाइब्रेरी से बाहर की तरफ चली जाती है। विप्लव मुंह बनाकर उसके पीछे आते हुए खुद से अनरोमांटिक गर्लफ्रेंड, ये कहते हुए विप्लव भी लाइब्रेरी से बाहर चला जाता। इधर बॉबी जब वॉशरूम की तरफ पहुंचती है तो उसकी नज़र ध्रुवी पर जाती है, जो कि वॉशरूम की तरफ जा रही है। उसे देखते हुए बॉबी जल्दी से उसके पास जाकर बोली, प्रोफेसर, ये तो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, स्टाफ रूम में प्रोफेसर के लिए अलग से वॉशरूम है। ध्रुवी बॉबी की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए, हम अकेले में रहे तो दीदी कहोगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बॉबी अपना सिर हिलाते हुए, ओके, तो दीदी आप स्टाफ रूम का यूज कर लो। ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है। इतना कहकर ध्रुवी स्टाफ रूम की तरफ चली जाए। बॉबी ध्रुवी के जाने के बाद वॉशरूम में जाती है तो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बाहर से बंद हो जाता है, जिस पर बॉबी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती और अपना काम करने लगी। बॉबी अपना हाथ धोती है, तब उसे महसूस होता है जैसे कोई बाहर खड़ा हुआ है। बॉबी ज़्यादा ध्यान न देते अपने चेहरे को साफ करने लगती है कि उसे एक अजीब सी खुशबू महसूस होती है। बॉबी उस तरफ देखती है जहाँ पर दरवाजे के अंदर सफ़ेद धुआं आ रहा। बॉबी जल्दी से बैग उठाकर दरवाजे पर मारते हुए, मैं अंदर हूँ, ये क्या कर रहे हो, तुम कौन हो? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं देता। धीरे धीरे वॉशरूम में सफ़ेद धुआं भरने लगता है। बॉबी की आंखों के सामने धुंधलापन सा छाने लगता। तब जाकर उसे एहसास होता है कि उसमें बेहोशी का गैस मिलाया गया था। बॉबी घबराहट में दरवाजे पर तेज मारते हुए बोली, कौन है, ऐसा कौन कर रहा है, बंद करो इसे। ये कहते हुए बॉबी की सांस उखड़ने लगती है और धीरे धीरे वो वॉशरूम में ही बेहोश हो जाती। कुछ देर के बाद सब लोग कैंटीन में बैठे हुए थे क्योंकि लंच का ब्रेक हो गया था। विप्लव भी सुधांशु और रिया के साथ अपना लंच कर रहा था। पीछे से कुणाल जाकर विप्लव से गुस्से में बोला, बॉबी कहाँ है, तुम इसे अपने साथ लेकर गए थे ना? कुणाल की बात पर विप्लव सिर घुमा उसकी तरफ देखते हुए, तू चिल्ला क्यों रहा है बे, और बॉबी तो क्लास में होगी ना? अदिति आते हुए विप्लव से बोली, नहीं बापी, कुणाल सही कह रहा है, बॉबी क्लास में नहीं है। विप्लव अदिति और कुणाल की बात पर कुर्सी से खड़ा होते बोले, ये क्या कह रहे हो तुम लोग? पिछले 1 घंटे से मैं अपने क्लास में था, अभी लंच करने के लिए आया हूँ और उसने कहा था कि वो बाथरूम जाने के बाद क्लास बाथरूम मतलब वो बाथरूम में है। ये कहते हुए विप्लव दौड़ते हुए सीधा उसे बाथरूम की तरफ चला जाता है, जो उनके क्लास के कॉरिडोर की तरफ पड़ता। विप्लव को भागता हुआ देखकर सबको किसी को अनहोनी का आशंका होती है, जिस कारण वो लोग भी उसके पीछे चले जाते हैं। विप्लव दौड़ते हुए 2nd फ्लोर के कॉरिडोर की तरफ पहुंचता और सीधा बाथरूम की तरफ चला जाता है। विप्लव जब वहां पहुंचता है तो बाथरूम के अंदर से निकल रहे धुएं पर उसकी नज़र जाती, जिसे देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती और रुमाल निकाल कर अपने मुँह पर रख लेता है। विप्लव दरवाजे की तरफ देखता है जो कि बाहर से बंद था। उसे थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन वह जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है और धुआं पूरी तरीके से उसके ओर बढ़ने लगता है। विप्लव सारे धुएं को हाथ से हटाते हुए आगे बढ़ता है तो उसके पैर किसी से टकरा जाता है। विप्लव को झुक कर नीचे देखता है तो बॉबी बेहोशी की हालत में ज़मीन पर पड़ी हुई थी। विप्लव जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम से बाहर आता है। तब वहां पर सब लोग आ चुके। कुणाल जल्दी से आगे बढ़कर बॉबी को देखते हुए, बॉबी बॉबी तुम्हें क्या हुआ? विप्लव कुणाल की तरफ देखते उसकी गोद में बॉबी को देखकर बोला, इसे डिस्पेंसरी लेकर जाओ। कुणाल विप्लव के बात पर बॉबी को अपनी गोद में उठाकर सीधा डिस्पेंसरी की तरफ अपने कदम बढ़ा देते। उसके साथ में रिया और अदिति भी चले जाते हैं। विप्लव एक नज़र बाथरूम में भरे हुए को देखने के बाद इधर उधर अपनी नज़रें घुमाने लगता है। सुधांशु सीसीटीवी की तरफ इशारा करते हुए, सीसीटीवी फुटेज है, मतलब पता चल सकता है कि किसने ये सब किया। विप्लव सुधांशु की बात सुन अपना सिर हिलाकर बोला, सही कहा।
इतना कहकर दोनों सीधा प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ जाते हैं। विप्लव और सुधांशु प्रिंसिपल को सब कुछ बता देते, जिसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी रूम से सीसीटीवी देखने का परमिशन मिल जाती है। विप्लव सीधा सेकेंड फ्लोर के सीसीटीवी को चेक करवाने लगता है। तब उन्हें पता चलता है कि उसे फ्लोर का सीसीटीवी खराब था। सुधांशु और विप्लव सिक्योरिटी रूम से बाहर आ जाते हैं। विप्लव अपना दिमाग चलाते हुए सुधांशु से बोला, मतलब जिसने भी ये सब किया है उसे पता था कि सीसीटीवी फुटेज खराब है और धुआं थर्ड फ्लोर रिसर्च रूम। सुधांशु विप्लव का साथ देते हुए, बिल्कुल सही, ये कॉमर्स डिपार्टमेंट है, थर्ड फ्लोर में ही ये सब चीज़ मिल सकती है, वो भी रिसर्च लैब में। मतलब जिसने भी ये किया वो रिसर्च लैब का मेंबर है। विप्लव सुधांशु की बात पर बोला, लेकिन ऐसा कौन है जिसने हमारी नहीं बनती? सुधांशु कुछ पल सोचने के बाद, मेरा तो सिर्फ एक ही इंसान से नहीं बनता, वो भी साइंस डिपार्टमेंट के टॉपर युवराज अग्निहोत्री से। ये सुनकर विप्लव मुंह बनाते हुए, लेकिन मैंने तो उसका कुछ नहीं किया और ना उसकी कोई सेटिंग को पटाया, तो वो मेरी सेटिंग को क्यों तकलीफ पहुंचा रहा है? सुधांशु विप्लव की बात पर बोले, लेकिन वो ध्रुवी के पीछे पड़ा है। विप्लव अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर, अगर इन सब पीछे उसका हाथ हुआ ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़। सुधांशु विप्लव के कंधे पर हाथ रखकर बोला, फिलहाल के लिए ये सब सोचना बंद करते हैं, हमें डिस्पेंसरी चलना है। विप्लव अपना सिर हिलाकर अपने कदम डिस्पेंसरी की तरफ बढ़ा देता है। तब तक ध्रुवी भी उन्हें मिल जाती। ध्रुवी उनके पास आकर सुधांशु से बोली, ये मैंने क्या सुना, बॉबी पर हमला हुआ था? सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए, हाँ, शायद बॉबी 1 घंटे से बाथरूम में बंद थी और किसी ने बाहर से धुआं भर दिया उसके अंदर। ध्रुवी सुधांशु की बात सुनकर बोली, बॉबी और मैं 1 घंटे पहले मिले थे, मैं बाथरूम जा रही थी तो उसने कहा कि मुझे स्टाफ रूम का बाथरूम यूज करना चाहिए, इसलिए मैं स्टाफ रूम चली गई। मतलब ये सब मेरे लिए था? ध्रुवी की बात सुनकर सुधांशु और विप्लव हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते। विप्लव हैरान होते, मतलब शिकार कोई और था लेकिन कोई और जाल में फंस गया। ध्रुवी विप्लव की बात सुनकर बोले, लेकिन कोई मुझे क्यों मारने की कोशिश करेगा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? तभी वहाँ पर नित्या आ जाती है और सुधांशु की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने सुना बॉबी के बारे में, क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? नित्या के बात पर सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए, हाँ वो ठीक है, डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे हैं। नित्या सुधांशु की बात सुनकर बोले, लेकिन ये सब किया किसने? विप्लव अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, चाहे टारगेट जो कोई भी रहा हो, लेकिन बॉबी को इन सब में इन्वॉल्व करके उसने बिल्कुल सही नहीं किया। ये कहते हुए विप्लव के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तभी अदिति डिस्पेंसरी रूम से बाहर आकर विप्लव से बोली, बॉबी को होश आ गया, वो घुटन और घबराहट में बेहोश हो गई थी। विप्लव अदिति की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए अंदर जा तो देखता है कुणाल बॉबी के हाथ को पकड़कर बैठा हुआ था और उससे बातें कर रहा था। विप्लव बॉबी के पास जाकर उसके बाल पर हाथ फेरते बोला, तुम ठीक हो? बॉबी अपना सिर हिलाकर बोली, मैं ठीक हूँ, पता चला ये सब किसने किया है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में करें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।